तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। भारत के नौजवानों, भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। ऐसा संबंध जिया हमने, ऐसा संबंध जिया हमने, जिसमें कोई अनुबंध नहीं। ऐसा झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ। झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ। नमस्कार। डॉक्टर कुंवर बेचैन स्मृति न्यास ऑस्ट्रेलिया एवं ऑस्ट्रेलियांचल ई पत्रिका संयुक्त रूप से कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है तेरी हर बात चलकर। हम अपने सभी देखने और सुनने वालों को बता दें कि आज हम जिस अतिथि से आपको मिलवाने जा रहे हैं वह साहित्य जगत में एक प्रतिष्ठित नाम है। आप लेखन के साथ साथ कवि सम्मेलन के मंचों पर भी उतनी ही सक्रिय हैं और लोकप्रिय हैं। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार कीर्ति काले जी। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है तेरी हर बात चलकर कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का शुभारंभ हम करना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका लेखन कब प्रारंभ हुआ और कौन आपके प्रेरणा स्रोत थे। मेरा लेखन तो प्रगीत जी बचपन से ही प्रारंभ हुआ। जब मैं क्लास 6 में थी, 6वीं कक्षा में थी, तब मुझे जहां तक ध्यान है कि मैंने ऐसा कुछ तुकबंदी करनी प्रारंभ कर दी थी। जो भी मैं अपने दादा दादी जी के साथ धार्मिक कार्यक्रमों में अधिक जाती थी, तो वहां पर जो भी संगीत भजन वजन हुआ करते थे, उन भजनों की मैं तुकबंदी कर लेती थी बाद में घर पे आकर, और वो सुना दिया करती थी घर पे सब लोगों को इकट्ठा करके। ये भी शौक था कि मैं अकेली ना गुनगुनाती रहूं, सब लोग सुने मैंने जो बनाया है उससे। तो मैं सबको अपने घर में जितने भी चाची थी, दादाजी थे, सबको मैं, मम्मी पापा सबको इकट्ठा कर लेती थी, कहती थी मैं, और वो मैं सुनाती रहती थी उनको। तो इस तरह से धीरे धीरे तुकबंदी से प्रारंभ हुआ। जी। और उसके बाद मुझे चूंकि मेरे विद्यालय में गुरुवर बहुत अच्छे मिले, उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। तो मैं बहुत भाषण वाद विवाद प्रतियोगिताओं में बहुत भाग लिया करती थी। तो वहां पर भी बीच बीच में, जैसे हम कोई, पहले तो मैं भाषण लिखा करती थी, लिखने के बाद उसे याद कर लेती थी, तब मैं सुनाया करती थी। तो ऐसा लगता था कि पहले कुछ उसमें कोटेशन आ जाए, कुछ कविताओं की पंक्तियां आ जाए, तो थोड़ा भाषण अच्छा हो जाता है, थोड़ा प्रभावशाली हो जाता है। पहले मैं दूसरों की पंक्तियां उद्धृत किया करती थी, फिर मुझे लगा कि मैं बोल रही हूँ तो मैं अपनी भी कुछ लिख लूं तो अच्छा है। तो ऐसा मैं लिखते लिखते उस भाषण के द्वारा फिर मैं अपना लिखने लगी कुछ कविताओं की पंक्तियां, और इसी तरह से लेखन प्रारंभ होता चला गया और अच्छे अच्छे लोग मिलते चले गए, तो प्रारंभ हो गया। तो ये कहा जाए कि प्रेरणा आपको जो मिली वो उस लेखन की वजह से आपको लगा कि अब कुछ जब लिखना ही है तो क्यों ना अपना लिखा जाए। तो ये बहुत अच्छा है। किसी व्यक्ति तो जैसे कि अभी आपने बचपन की बातें हमसे साझा की, कुछ और संस्मरण अगर आपके जहन में है तो हमसे साझा करेंगे तो अच्छा लगेगा कीर्ति जी। बचपन किसे नहीं अच्छा लगता। ऐसा लगता है कि सर्वाधिक स्वर्ण काल हमारे जीवन का होता है वो बाल्यकाल होता है। इसमें इतना भोलापन होता है, इतनी चुलबुलाहट होती है, इतना गैर जिम्मेदाराना हरकतें होती हैं जिन्हें हम बाद में बहुत हंसते हैं उन्हें सोच सोच कर। और उस समय भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बहुत अधिक जिम्मेदारी नहीं है हमारे ऊपर, केवल हमें लिखना पढ़ना है, खेलना कूदना है, मस्ती करनी है। तो ऐसे सभी के पास ऐसे अच्छे अच्छे संस्मरण बचपन के होंगे, ऐसे मेरे भी हैं। मेरा बचपन एक संयुक्त परिवार में बीता है, प्रगीत जी और भावना जी, और उस संयुक्त परिवार का इतना आनंद मैंने लिया है। आजकल के जो एकल परिवार होते चले जा रहे हैं, हो सकता है वो बच्चे इन चीजों को बहुत मिस करेंगे
कि किस तरह से संयुक्त परिवार में दादा दादी जी के साथ में नाना नानी जी भी रहते थे, मामा जी भी हमारे बिल्कुल पास में ही रहते थे। तो चाचा, मेरी 3 चाचियां थी, तीनों हम लोग साथ में पूरा परिवार रहता था। बुआ जी भी मेरी बिल्कुल पास में ही रहती थी। तो हमारा बहुत बड़ा एक, जिसे हम ग्वालियर की मैं रहने वाली हूँ, तो वहां पर एक बाड़ा कहा जाता है, तो बहुत बड़ा बाड़ा था। और उस बाड़े में हमारा पूरा परिवार भी रहता था और कुछ किराएदार भी रहते थे। तो किराएदार भी बिल्कुल ऐसा लगता नहीं था कि ये किराएदार हैं, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा ही लगा करते थे। बचपन में तो मुझे पता भी नहीं था कि ये किराएदार हैं या क्या हैं या हमारे परिवार से अलग हैं। सब लोग एक साथ ही सारे त्योहार मनाते थे, तो इतना अच्छा लगता था। एक संस्मरण मैं आपको सुनाती हूँ, जहाँ जो मैंने कहीं लिखा भी नहीं है, कभी किसी को सुनाया भी नहीं है। अरे बचपन में मुझे लगता था कि मैं बहुत बहादुर हूँ और अच्छा। बहुत बहादुर हूँ, और ऐसे मैंने अपनी इमेज भी बन गई थी सब लोगों के साथ में कि अरे मैं वाह। बहुत बहादुर हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। लेकिन जी सच बताऊं, डर तो मन में लगता ही था, भले ही बाहर मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, मन में बहुत डर लगता था। जी तो एक बार क्या हुआ कि हमारा 3 आंगन थे बीच में और चारों तरफ घर थे। उस जी। आंगन में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। उसकी छाया जब पड़ा करती थी ना चांदनी रात में आंगन में, ओह, तो ऐसा लगता था कि कोई भूत आ गया हो। ऐसा सही। मेरे मन में मेरी कल्पना रहती थी कि इस नीम के पेड़ के ऊपर बहुत सारे भूत बैठे होंगे। ऐसा कहानियां सुनाया भी करते थे हमारे जो हमारे बड़े भाई बहन थे, वो ऐसी कहानियां डराने के लिए सुनाया करते थे। सही कहा तो आपने। अवचेतन में ऐसी इमेज बन गई थी, ऐसा चित्र बन गया था कि इस नीम के पेड़ के ऊपर भूत रहते हैं जो रात को बाहर निकल कर आते हैं। जी तो जी। ऐसी शर्त लगी कि रात में जो इस आंगन को पार कर लेगा जी उसे दूध पिलाया जाएगा। वाह अरे वाह। अच्छे से मतलब मेवे डालकर दूध पिलाया जाएगा इनाम के रूप में। ऐसे हम इनाम भाई बहनों में शर्त लगी। इनाम भी अच्छा रखा गया था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ, बढ़िया। जी तो वो ऐसी रख दी गई। अब सब लोगों ने कह तो दिया कि हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन किसी ने हिम्मत की नहीं। और जी मैंने कहा कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। और मैंने जैसे ही आंगन के एक सिरे से चलना प्रारंभ किया, और मैंने कहा अब मैं वापस तो नहीं जा सकती, 2 कदम चल के वापस तो नहीं, जब मैंने कह दिया कि मैं चली जाऊंगी तो तो मुझे जाना है। वापस तो नहीं जाना है। जी तो मैं जी ऐसी मन में डरते 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 राम रक्षा का पाठ मन में करते 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 राम 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 करते करते कांप रही हूँ, लेकिन मैं चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ। धीरे अरे धीरे करके मैं पूरा आंगन पार कर लिया और मुझे एक भी भूत नहीं मिला। लेकिन उससे उससे अच्छा ये हुआ कि मेरे मन का डर बिल्कुल दूर हो गया कि कहीं कोई भूत वूत नहीं होते हैं। और इन लोगों ने जो कह दिया है, भ्रम फैला दिया है, और बड़े लोगों ने बड़े बड़प्पन का फायदा ले लिया है, बड़े भाई बहनों ने, कि इस भूत होते हैं और सबको डरा दें, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। तो मैंने वो मेवे वाला दूध उस दिन जो जीता है, उससे जी मेरे मस्तिष्क में बैठा हुआ डर दूर हो गया। और आज तक अब मुझे किसी से कुछ ऐसा भयानक सा डर तो लगता नहीं है परिस्थितियों से। तो ये एक सही। अच्छा मुझे लगता है संस्मरण है बचपन का। बहुत तो बहुत मुझे लगा आपको प्रेरणादायक भी सुनाना है। चाहिए। प्रेरणादायक भी है क्योंकि लोग कहते हैं ना, जब तक डरते हैं तब तक डर रहता है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो डर पर तभी विजय मिलती है। तो आप एक इसी बीच कहते भी है ना कि डर के आगे जीत है, तो इसी तरह से डर के आगे जीत मुझे मिली। सही जी बात जी। है। बहुत अच्छा लगा ये संस्मरण सुनकर। तो अपने भी बचपन में हम खो गए, बहुत कहानियां इस तरह की हुआ करती थी। सही बात है। एक चीज मैं इसी से जुड़ी हुई आपसे और पूछना चाहूंगा कि जो आपका स्वर है, तो अभ्यास से आ सकता है, मतलब जो आवाज आपकी जब मंच पर हो तो बिना माइक के भी मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा आपको माइक की जरूरत पड़ती होगी। तो क्या आपने इसके पीछे कुछ अभ्यास किया या कुछ संगीत से जुड़ाव रहा, या ये एक ईश्वर से प्राप्त कोई एक उपहार? बिल्कुल आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल एक अलग है, जो लोगों से हटकर है। सही कहा। बिल्कुल सही कहा। इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए तो सबसे पहले आप दोनों का धन्यवाद कि आपने मुझे इस तरह से कहा है। जी कहते हैं कि ग्वालियर एक ऐसी धरती है, तानसेन की धरती है, जहाँ बच्चा रोता भी है तो वो सुर में रोता है। हो क्या। ऐसी कहावत है हमारे सही ग्वालियर में, क्योंकि सही। ग्वालियर घराना संगीत का बहुत प्रसिद्ध घराना रहा है और बिल्कुल। बड़े बड़े संगीतकार वहाँ हुए हैं। जी जी तो पंडित कृष्णराव शंकर पंडित वहाँ के बहुत बड़े संगीतज्ञ रहे हैं, जिनको समर्पित करके तानसेन संगीत समारोह की स्थापना की गई थी, जो जी जो आज आज भी चलता है। अमजद अली खान साहब ग्वालियर के रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े संगीत की धरती रही है। मैंने संगीत कभी सीखा नहीं,
बल्कि मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ संगीत सीखने का ग्वालियर में रहने के बावजूद, जी क्योंकि स्थितियां कुछ इस तरह की थी कि संगीत सीखने के लिए भेजना चाहकर भी हम लोगों को भेज नहीं पाए हमारे माता पिता। जी जी तो मैंने संगीत तो नहीं सीखा, लेकिन वहां की मिट्टी की खुशबू मेरे साथ है, वहां की हवाओं की महक मेरे सांसों में घुली हुई है। तो उसी का प्रभाव हो सकता है कि आपने जो इतना अच्छा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, तो उसी का प्रभाव हो सकता है। फिर धीरे धीरे हाँ, अभ्यास की भी आवश्यकता पड़ती है। जी जी वो अभ्यास नशा। तो मेरा धीरे धीरे ऐसा होता चला गया कि जैसे मैं गुनगुनाने का बहुत शौक मुझे हमेशा ही रहा है। बाथरूम सिंगर तो हम सभी होते हैं, पहले मैं भी थी। जी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि चूंकि मैंने विद्यालय में बहुत भाग लिया है, गायन में, नृत्य में, जी नाटक में विशेष रूप से। तो जी नाटक में जब हम डायलॉग बोलते हैं तो बहुत जोर से बोलने पड़ते हैं सही बात। हाँ कि अंतिम अंतिम जो प्रेक्षक है उसे भी सुनाई दे जाए। सही अच्छा कहा आपने। इस तरह की आवाज आपकी होनी चाहिए। तो उससे हमें वो हमारे जो गुरुजन थे वो ऐसा अभ्यास कराते थे, रोज अभ्यास कराते थे बोलने का। और वो इस तरह की जोर से बोलने का अभ्यास था कि वो कहते थे कि अंतिम पंक्ति में जो श्रोता, जो दर्शक है, उसे भी सुनाई देना चाहिए बिना माइक के। अरे तो वो वाह अभ्यास हो सकता है कि वो मेरे काम आ गया हो और उस तरह से मेरी आवाज बन गई। नई बात। मैं प्रगीत जी एक नाम लेना चाहूंगी। हमारे विद्यालय में जो नाटक कराया करते थे वो थे डॉक्टर वशिष्ठ, और वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे। उन्होंने एक नाटक कराया था मध्य प्रदेशम नमामि, जब मैं क्लास 10th में थी। और जी उसमें उन्होंने ये बताया कि आप इस तरह बोलेंगी, बल्कि वो सभी को बताते थे, मुझे अकेली को नहीं, सभी को बताते थे कि आप इस तरह बोलेंगे कि जो अंतिम श्रोता है, अंतिम दर्शक है हॉल में बैठा हुआ, उसे भी बिना माइक के सुनाई देना चाहिए। और वो सबसे पीछे जाकर बैठ जाते थे और कहते थे बार बार कि सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे अच्छा रहा, ऐसे करके वहां से इशारा करते थे। भले ही हम कितने भी जोर से बोले तब भी वो ऐसे करा किया जी करते थे। और ऐसे उन्होंने अभ्यास करा करा कर हमारी आवाज थोड़ी सी बुलंद कर दी। हाँ तो उसी का मुझे लगता है कि परिणाम होगा। मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं है, दुर्भाग्य से। लेकिन जी वो जहां कहीं पर भी होंगे, मुझे अगर वो सुनते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि उनकी विद्या कुछ काम आ रही है। जैसे कि आपने स्कूल की बात अभी हम कर रहे थे तो आपने पहले स्कूल में अपने गुरुओं की बात की, आपके स्वर की बात हुई, कॉलेज फिर आपने किया, फिर उसके बाद आपने पीएचडी भी की है। तो थोड़ा सा पीएचडी के बारे में भी आप कुछ साझा करें कि उसके आपने किस विषय पे की और आपके गुरु कौन रहे या क्यों आपके मन में आया पीएचडी करने का सवाल, उस तरह की कुछ बातें भी हम अनुभव भी उस समय के जो आप जोड़ सकते बिल्कुल हैं। जी जी, ऐसा है कि मैंने पहले बीएससी किया, साइंस बायोलॉजी मेरा विषय था। अच्छा और जब मैंने बीएससी कर लिया उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा साइंस में उतना अधिक रुझान नहीं है, रुचि नहीं है। अच्छा तब तक तो चूंकि हमारे घर पे सभी लोग साइंस के हैं, तो जी साइंस लेना तो किसी ने ऐसा आग्रह नहीं किया था। लेकिन जी फिर भी ऐसा था कि साइंस तो लेना ही लेना है, ऐसा जी एक मन में बैठा हुआ था अवचेतन में। तो बाय डिफॉल्ट। आर्ट की तरफ या कला संकाय की तरफ तो सोच ही नहीं सकते थे कि हमें जी कला संकाय में जाना है। तो हम्म इसलिए मैंने साइंस बायोलॉजी ले लिया। और जी उसके बाद जब मैंने बीएससी कर लिया तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी रुचि नहीं है मैं जो कर रही हूँ उसमें। और उसमें तब तक मैं कवि गोष्ठियों में जाने लगी थी। हमारे अच्छा ग्वालियर में जो कवि गोष्ठियां होती थी उनमें मैं जाती थी। जी तो फिर मुझे लगा कि जो चूंकि मेरी उसमें रुचि अधिक है तो क्यों ना मैं उसका क्रमबद्ध अध्ययन करूं, और उस अध्ययन के लिए उससे अच्छा क्या होगा कि मैं हिंदी में एमए कर लूं। अच्छा तो फिर मैंने आगे एमएससी न करके एमए में मैंने फॉर्म जमा कर दिया इस कॉलेज में। हाँ कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर से मैंने एमए किया। बीएससी भी वहीं से किया था, एमए भी वहीं से किया। और जब मैंने एमए किया तब ही मेरे मन में था कि मैं पीएचडी करूंगी, भले ही मुझे जॉब करना है या नहीं करना है। अच्छा पीएचडी करने से क्या होता है कि एक जैसे हमारा कोई विषय है, उस जी पर हमारी कोई उत्सुकता है, तो उसे हम अंतिम रूप तक क्यों न ले जाएं, बल्कि इसके आगे भी डिलीट है। हाँ जी हाँ जी पीएचडी के बाद भी डिलीट है, तो डिलीट भी देखो, कभी संयोग बैठेगा तो डिलीट भी बिल्कुल कर। बिल्कुल अभी बातचीत हो रही है तो मन में ऐसा लग रहा है कि करने जी जी तो जी जी इसलिए आप मैंने कामनाएं पीएचडी पहले। करने का विचार किया। जी और पीएचडी चूंकि मैं गीत लिखती थी तब मैं
तो अच्छा। मेरे मन में भी ये विचार आया कि मैं गीत लिखती हूँ तो क्यों ना गीतों पर ही कोई शोध कार्य किया जाए। अच्छा। और जी इसलिए मैंने हिंदी नवगीत में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यंजना ये हाँ, टॉपिक चुना। नवगीत पर। और उन दिनों में नवगीत बहुत प्रकाशित हुआ करते थे, जी धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, कादम्बिनी में, गगनांचल में, जी बहुत सारी पत्रिकाओं में जो हमारे यहाँ आती भी थी, तो उनमें नवगीत शीर्षक से ही प्रकाशित होते थे। नवगीत लिखा हुआ होता था ऊपर। उसमें मैंने डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के नवगीत भी बहुत पढ़े, जी महेश्वर तिवारी जी के प्रकाशित होते थे, बहुत पढ़े मैंने उनके उसमें। जी तो जी मेरे मन में ये विचार आया कि कितने अच्छे गीत हैं इन लोगों के, तो मुझे इस पर शोध कार्य करना चाहिए। हमारे ग्वालियर में डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी अभी भी हैं, तो उन्होंने हिंदी नवगीत पर, उनसे मेरा परिचय हुआ, तो मैंने उनसे ही कहा कि मैं गीतों पर कोई शोध कार्य करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि नवगीतों पर करो, केवल गीतों पर बहुत हो चुके हैं, नवगीत पर करिए। तो मेरे मन में भी ऐसा था, मन में कुछ, तो दोनों का ऐसा सामने बैठ गया कि जी। फिर मैंने ये टॉपिक चुना, हिंदी नवगीत में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यंजना। वाह वाह। बहुत अच्छा। नहीं तो ये जो नवगीत वाला, खैर मेरी पर्सनली मेरी भी राय में जो है, नवगीत शैली ने मुझे भी बहुत प्रभावित किया। और पापा जी की जो पहली दो पुस्तकें आई थी, पिन बहुत सारे और भीतर साकल बाहर साकल, वो आज तक मैं उनसे कहता रहा, आप नवगीत अभी भी लिखा करिए, अभी भी लिखा करिए। तो मेरी जिद की वजह से कभी कभी वो कुछ ना कुछ लिखते थे। माना कि मंच पर तो ज्यादा नहीं सुनाए उन्होंने, बाद के समय में क्योंकि गजलों का ही ज्यादा वो रहा, लेकिन नवगीत केवल मेरी जिद की वजह से मेरे को सुनाते रहते थे, क्योंकि और हम चाहते थे कि हम भी कुछ करें, लेकिन वो एक विधा ऐसी विधा है जो बिल्कुल अलग है और बहुत प्रभावित करती है। और मुश्किल भी है थोड़ा, मुश्किल भी है नवगीत लिखना बिल्कुल, इतना उसमें आसान नहीं उपमाएं है। उपमान वो सब लाना बहुत मुश्किल बिल्कुल। होता है। तो आपने यदि नवगीत पर किया तो जरूर नवगीत भी आपने कहे होंगे। तो जो आपका कोई एक मनपसंद, जो आपको लगता हो कि मुझे ये इससे ज्यादा मेरा ये प्रिय नवगीत रहा है, तो कुछ पंक्तियां हमारे को जरूर दर्शकों तक आप लाएं। इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा कि जो मुझे सुनाने के लिए आप कह रहे हैं। नवगीत मैंने लिखे, और जब मैं पीएचडी कर रही थी उस दौरान मैंने बहुत नवगीत लिखे, क्योंकि मैं उस समय नवगीत ही पढ़ रही थी। जी नवगीतों पर ही सोच विचार, दिन रात मैं नवगीत के बारे में ही सोचती रहती थी। तो मेरी जो कविताएं निकली, जी प्रस्फुटित हुई हृदय से, तो वो नवगीत की शिल्प में ही हुई। और शोभा। नवगीत के बारे में आप बताऊं कि शंभुनाथ सिंह जी ने नवगीत दशक निकाले थे 3। जी उसके पहले से नवगीत लिखे जाते रहे हैं। आपके पापा जी ने तो बहुत नवगीत लिखे हैं, और उनके नवगीत बहुत प्रभावित करते हैं। कई सारे नवगीत ऐसे हैं जो केवल लेखन में ही, जो केवल पठनीय हैं, जी जी। लेकिन डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के नवगीत पठनीय तो हैं ही, श्रवणीय भी बहुत हैं। सही क्योंकि है। वो कवि सम्मेलन उनकी प्रमुख विधा रही है। तो कवि जी। सम्मेलनों में अंतिम पंक्ति के श्रोता तक और सारी मानसिकताओं से जुड़े हुए श्रोता वहां होते हैं। जी। उनको सबको एक साथ संतुष्ट करना होता है। तो जी। उन तक गीत नवगीत पहुंचाने के लिए उसमें श्रवणीयता की भी बहुत अधिक आवश्यकता है, जो सुनकर भी अच्छा लगे और जो पढ़कर भी अच्छा लगे। तो ये दोनों बातें हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के नवगीतों में। जी सही मैं है। अपना एक नवगीत आपको सुनाती हूँ, कुछ पंक्तियां सुनिए। स्वागत। सर। बल्कि 2 नवगीतों के एक एक वो सुनाती हूँ, विभिन्न तरीके के हैं दोनों। जी। जी पहला सुनिए, सर्दियां भी हैं तो सर्दियों के मौसम का एक नवगीत हाँ। सुनिए। वाह। बोलिए। उड़ चला है दिन लगाए धूप वाले पर, उड़ चला है दिन लगाए धूप वाले पर, वाह उड़ वाह। चला है दिन लगा। शाम से स्वेटर बुनना प्रारंभ होता है, सुबह वाह। पूरा हो जाता है। बस एकदम। ये पूरी कहानी शाम से लेकर सुबह तक की की। बात रखी है। कितना उड़ चला है दिन लगाए धूप वाले पर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर। एक उल्टा एक सीधा और उसके बाद हर सलाई ने बुनी है एक मीठी याद। नींद के हाथों सुनहरा झुनझुना देकर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर।
बहुत सुंदर। और धीरे धीरे घट रहे हैं रात के फंदे, धीरे धीरे घट रहे हैं रात के फंदे, पोरुओं ने छू लिए दिन मान के कंधे, आँख में आकाश के सारे सितारे भर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर। बहुत सुंदर, क्या क्या उपमाएं लाए हैं आप। बिल्कुल एक जो पारिवारिक स्त्री है उस तक भी पहुंची है बात, और किस रूप में आपने पूरा उसको चित्रित किया। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। अभी आप एक दूसरा भी अपने पसंदीदा गीत गुनगुना थे, वो भी स्वागत है। एक वो मैं सुनाती हूँ, ये अलग है। मेरे अधिकांश क्या गीत परिवार से जुड़े हुए हैं, तो ये गीत जो मैं आपको नवगीत सुना रही हूँ ये भी परिवार का गीत है। परिवार में किस तरह से महानगर में इतवार, इसका शीर्षक है। महानगर में हम लोग इतवार का दिन कितने उल्लास के साथ मनाते हैं। बल्कि बहुत सारे नवगीत लिखे गए जो बड़े निराशावादी थे कि सारा दिन पढ़ते अखबार, बीत गया ये भी इतवार, इस तरह के काफी सारे गीत लिखे गए। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि डर के आगे जीत है, मैं कभी बहुत कम मैंने इस तरह के गीत लिखे हैं। निराशा में से भी आशा निकाल लेना, ये हो सकता है मेरा स्वभाव हो। तो एक नवगीत मैं उस तरह का आपको सुनाती हूँ, सुनिए। स्वागत है। कि कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, भोर हुई सूरज ने अलसाई आंखें खोली, उठ भी जाओ मेम साहब कुछ इतरा कर बोली, गर्म चाय के साथ, गर्म चाय के साथ, गर्म चाय के साथ रखा है टेबल पर अखबार। और ये बंद भावना जी आपके लिए। नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश, नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश, रानी जी धोएंगी पूरे आधा घंटा केश। वाह, कि नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश, रानी जी धोएंगी पूरे आधा घंटा केश। और गुड़िया बैठेगी, गुड़िया बैठेगी, गुड़िया बैठेगी सोफे पर अलती पलती मार, कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार। और कई दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे, कई दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे, खट्टी मीठी बातों को हंसकर दोहराएंगे, और गुड्डू को कर लेंगे, गुड्डू को कर लेंगे, गुड्डू को कर लेंगे पूरे 7 दिनों का प्यार, गुड्डू को कर लेंगे पूरे 7 दिनों का प्यार, कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार। बहुत बहुत क्या बात है, सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों ही नवगीत अपने आप में एक अलग तरीके की ऊर्जा लिए हुए थे, और सकारात्मकता जैसे आपने कहा वो तो थी। और दूसरे वाले गीत में तो जहाँ तक कहेंगे कि जो आजकल परिवार में पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो उनके लिए तो इतवार एक त्योहार की तरह हो जाता है कि एक दिन होगा तभी बच्चे हैं, तभी पत्नी है, पूरा परिवार का। बहुत अच्छा चित्रण किया आपने। और ये नवगीत आने चाहिए, लाइक जैसे कि आपने बताया भी यूट्यूब पे भी हैं आपके और वो, और हम आगे भी मतलब इन चीजों को सुनेंगे भी और आगे साझा भी करेंगे सबके साथ, अपने पटल से भी साझा करेंगे, क्योंकि ये चीजें अभी थोड़ा कम होती जा रही हैं। जैसे कि आपने शुरू में ही कहा था कि सम्मिलित परिवार, एकाकी परिवार में ज्यादा होता जा रहा है, बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि सम्मिलित परिवार में प्यार और वो सब चीजें कैसे होती हैं। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका। और जैसे कि धन्यवाद। वैसे तो मन भर ही नहीं सकता ना दर्शकों का ना हम लोगों का, क्या मन करता सुनते ही चले जाए, लेकिन चलिए थोड़ा थोड़ा ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए, इस चीज को थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए आगे के लिए, फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा कार्यक्रम, है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो बस एक बात मन में ऐसी ही आई कि जैसे आपने अभी अपना गीत सुनाया कि कविता पाठ जैसे का जो आपका अनुभव है, वो पहला अनुभव आप कुछ उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि कैसा हुआ, कैसे हुआ,
पहला कविता पाठ, मंचीय कविता पाठ, या जहाँ भी आपने शुरुआत की काव्य पाठ की, वो कब हुआ और क्या? कि पहले तो मैं बताऊं आपको कि मैं गोष्ठियों में जाती थी, तो गोष्ठियों में तो कविताएं मैं सुनाती थी। और बहुत, हमारा ग्वालियर बड़ा समृद्ध नगर है, साहित्यिक दृष्टि से भी, संगीत की दृष्टि से तो है ही, साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। जहाँ मुकुट बिहारी सरोज जी, पंडित वीरेंद्र मिश्र जी, प्रकाश दीक्षित जी, और डॉक्टर श्री जहीर कुरैशी जी, बैजू कानून गो जी, श्री प्रदीप चौबे, इस तरह के बड़े बड़े, प्रदीप चौबे तो मंचीय ही कवि थे। और अन्य जो लोग थे, मुकुट बिहारी सरोज जी भी मंच पर बहुत जाया करते थे, बैजू कानून को, वीरेंद्र मिश्र जी, इन लोगों के नाम कौन नहीं जानता? जो भी कविता और साहित्य को जानता है वो इन लोगों के नाम जानते हैं। तो ऐसे ऐसे राजकुमारी रश्मि जी, अन्नपूर्णा भदौरिया जी, रजनी मिश्रा जी, ऐसे नाम हैं जो हमारे ग्वालियर की शान रहे हैं। तो उनके बीच में कवि गोष्ठियों में ये लोग आते थे और इस तरह एक मार्गदर्शन भी करते थे। और बड़ा मतलब गर्व अनुभव होता था कि मैं इन लोगों के सामने कविताएं सुना रही हूँ। गोष्ठियों में हम लोग ऐसे बहुत औपचारिक नहीं रहा कभी भी वातावरण। एक दरी बिछा दी जाती थी, उसी दरी के ऊपर सब लोग बैठते थे, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, एक साथ गोल घेरा बनाकर बैठते थे। कोई माइक भी नहीं रहता था, सब लोग बिना कोई किसी की तारीफ नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, नंबर नंबर से सब एक के बाद एक सुनाते जाते थे, संचालन भी कोई नहीं करता था। बस एक अध्यक्ष बना दिया जाता था कि हाँ आज इस गोष्ठी की अध्यक्षता ये करेंगे और मुख्य अतिथि ये होंगे। कोई अगर कोई विशिष्ट कोई आने वाला होगा तो वो मुख्य अतिथि हो जाता था। और कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कि ये इतने बड़े कवि हैं, ये यहाँ से आए हैं, वो वहां से आए हैं, इनकी इतनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता था। वहां केवल सीखने और सिखाने का वातावरण रहता था। सब लोग एक बार कविता सुना लिया करते थे, उसके बाद जो विशेष लोग, जो बड़े लोग थे, वो उन कविताओं पर टिप्पणी करते थे। और उस टिप्पणी का कोई बुरा नहीं मानता था। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप इसको ऐसा कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, इसको अगर आप इस दृष्टि से भी देख सकते हैं, तो उस एक अच्छी सी, हाँ, सार्थक मतलब स्वस्थ समालोचना वहां होती थी और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। इस तरह की गोष्ठियां तो अब मुझे लगता है लुप्त प्राय हो गई। जी, सही कहा आपने। इतना अच्छा माहौल आपने देखा है, वास्तव में मुझे तो सुन के ऐसा लग रहा है कि किस दुनिया से आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी बात है जो हम देखते हैं। भाग दौड़ वाली दुनिया में ये चीजें कल्पना में भी नहीं रह गई हैं। और गुरु शिष्य परंपरा उस समय बहुत समृद्ध थी, जो अब उस चीज की कमी महसूस होती है। और इसी के साथ अब तो क्या पब्लिसिटी चाहते हैं ना हर कोई, कि 2 गोष्ठियों में चले जाएं तो हमारा नाम अखबार में छप जाए, हम इधर हो जाएं उधर हो जाएं। पहले ये चीजें नहीं थी, क्योंकि ये जिस माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं वो माध्यम तो था ही नहीं। आपने सही कहा। और ये स्थानीय, इसमें ये भी है आप तो कि थोड़ा सा भी अगर नाम आगे पीछे हो जाता था कि मैं उनसे सीनियर हूँ, आपने मेरा नाम यहाँ डाल दे, ये सारी छोटी छोटी चीजें भी नहीं चुकती थी उस समय। आप कह रहे हैं पंक्तिबद्ध तरीके से चलते थे, हाँ, वैसे ही बैठते थे। तो ये चीजें बहुत बड़ी बात है खैर उस टाइम और अब के टाइम। मैं अपने पहले कवि सम्मेलन का अनुभव आपके साथ शेयर करती। ऐसा नहीं कि पहले सभी कुछ अच्छा था, क्योंकि हमारी भारतीय मनीषा ऐसी है कि हम अच्छी चीजों को याद रखते हैं और बुरी चीजों को धीरे धीरे भूल जाते। होना चाहिए। एक हमारा एक ऐसा ही चूंकि बचपन से रहा है, और हम लोग भारतीय लोग हैं भी कुछ इस तरह के, इसीलिए हमारे यहाँ सनातन परंपरा में आशावादिता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो हम जो पुराने समय की जो बुरी बातें होती हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, भुला देते हैं। कहा ही जाता है कि बुरी चीजें ना छोड़ो, इनको भूल जाओ। सही बात। तो इस तरह बुरी चीजों को हम भूल जाते हैं और हम इस तरह वर्णन करते हैं, ऐसा लगता है हमारा इतिहास बहुत अच्छा ही रहा होगा, उसमें कुछ बुराइयां नहीं रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा अच्छे बुरे लोग रहे हैं। मैं कह रहा था कि जैसे उदाहरण है ना कि अभी तक लोग कहते हैं कि राम राज्य आना चाहिए, तो राम राज्य तो आया उस समय भी, लेकिन वो रावण और वो सारी चीजें भी तो राम के ही काल में हुआ। ठीक है, जब वो बाद में राजा बने तब राम राज्य जरूर आया, लेकिन वो राम खुद किन किन परिस्थितियों से गुजरे वो भी चीजें, तो जैसा आपने कहा कि बुरी चीजें तो वहां पर भी था, तो भी वहां भी था। सही बात है। तो पहला कवि सम्मेलन में आपको बताऊं कि गोष्ठियों में तो मैं जाती थी,
लेकिन पहले कवि सम्मेलन का मेरे पास निमंत्रण आया 1988 में, जो अनायास था, क्योंकि सब लोग परिचित, मेरे लोग तो परिचित ही थे। हमारे परिवार में कोई कवि नहीं था, कोई कवयित्री नहीं थी, बल्कि साहित्य का कोई ऐसा वातावरण नहीं था। धार्मिक वातावरण अवश्य था जी, धार्मिक लोग ज्यादा थे। वातावरण था। आप अकेले उसमें से निकले। जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम उस परिवार से नहीं होते तो जो भी हम टूटा फूटा लिख भी पाते हैं, शायद हमें वो माहौल नहीं मिला होता तो हम क्या लिख पाते। ऐसा लगता है मुझे कई बातों में। अब मैं पुराना अपना जब पलट कर देखती हूँ अपने जीवन को, तब जी। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर कुछ चीजें हमसे छुड़वा देता है, जी, और तब हमें बड़ा दुख होता है कि ये चीज हमें क्यों नहीं मिल रही। हम इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर हमें योग्यता भी, ऐसा लगता है कि योग्यता भी है, फिर ये हमें क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन हो सकता है मेरे मन में ये धारणा प्रबल हो गई है प्रगीत जी और भावना जी, कि जो जो चीजें हम बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जो चीजें हमें नहीं मिलती, इसका अर्थ ये है कि ईश्वर हमसे इससे बड़ी कोई चीज करवाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, उन छोटी चीजों में नहीं उलझाना चाहता, इसलिए वो हमसे छुड़वा रहा है। तो लेकिन उस समय नहीं समझ में आता, उस समय तो लगता है कि हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं उसके लिए, हमें ये नहीं हो रहा, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। लेकिन वो बाद में समझ में आता है कि अगर हम उसी में उलझ जाते तो हम कोई बड़ा काम कैसे कर पाते। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले कवि सम्मेलन का आपने पूछा कि 1988 में पहले कवि सम्मेलन का निमंत्रण मुझे मिला। ग्वालियर के महाराज बाड़े पर एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होना था, नगर निगम ग्वालियर की ओर से। तो मेरे पास भी उसका आमंत्रण आया, और पहला आमंत्रण था, तो मैं बड़ी प्रसन्न हुई कि कवि सम्मेलन में जाना है, कवि सम्मेलन का आमंत्रण मुझे मिला है। और मैं तो कभी कवि सम्मेलन में गई नहीं, मैंने कभी कवि सम्मेलन आमने सामने कोई कवि सम्मेलन सुना भी नहीं था, केवल कवि गोष्ठियों में मैंने सुनाया था। कवि सम्मेलन, चूंकि वहां का वातावरण इस तरह से नहीं था, और कवि सम्मेलन रात में ही हुआ करते थे। हमारे परिवार में किसी को ऐसा शौक नहीं था कि कवि सम्मेलन सुनने जाएं। मंच पर बोलने का मुझे कभी भी हेजिटेशन नहीं रहा, क्योंकि मैं भाग लेती रही हूँ कॉलेज में, मैंने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में, विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भी बहुत मैंने प्राइज जीते हैं बोलने के लिए, बहुत किए हैं। हाँ जी, हाँ, तो इसलिए। लेकिन मुझे जब निमंत्रण मिला मैं बहुत खुश हुई। लेकिन हुआ क्या कि हमारे जो कवि गोष्ठी के कुछ कवि थे, वो कवि सम्मेलन के कवियों के लिए बहुत बुरा बुरा बोला करते थे। बहुत बुरा बोला करते थे, जो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ। बल्कि ये कहा करते थे कि कवि सम्मेलन के कवि तो उनका चरित्र अच्छा, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, और कवि सम्मेलन की कवित्रियां तो बहुत ही बुरी होती हैं, वो तो बिल्कुल समाज में रहने लायक नहीं होती हैं। ऐसे इस तरह की बातें वो किया करते थे, मैं सुनती रहती थी चुपचाप। लेकिन मुझे ये लगता था कि ये लोग भी तो हैं, ये भी कविताएं लिखते हैं, लेकिन ये तो खराब नहीं है, फिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर भी ये जब पहला निमंत्रण आया तो मैं प्रसन्न भी बहुत हुई कि इतने बड़े बड़े कवियों, बाहर से भी आने वाले थे कवि वहां, तो इतने बड़े बड़े कवियों के साथ मुझे मंच शेयर करने का अवसर मिलेगा। एक डर भी था अवचेतन में कि कहीं मैंने कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी तो ये लोग मुझे बुरा तो नहीं कहने लगेंगे, कि इन लोगों की धारणा है जिनके साथ मैं रहती हूँ, तो ये लोग ये नहीं कहेंगे कि ये तो बिगड़ गई या कुछ होगा। एक समझ लीजिए आप 18, 19, 20 साल की लड़की की क्या मानसिकता हो सकती है, वही मानसिकता मेरी भी थी। लेकिन मेरे मन में, मैंने कहा ना कि जैसे मैंने पार कर लिया था वो अंधेरे में नीम का पेड़ जो डरा दिया था सब लोगों ने कि पार करो पार करो, मैंने राम रक्षा पढ़ते पढ़ते वो पार कर लिया था। तो मैं इनकी बातों को कैसे मान लूं कि अच्छे नहीं होते या बुरे होते हैं। मैंने तो कभी किसी को देखा नहीं, टीवी पर मैंने बहुत देखे थे कवि सम्मेलन, खूब सुने थे, जिसमें कुंवर जी भी आया करते थे, वो नदी बोली समंदर से सुनाते थे। और बहुत सारे कवियों को मैंने टीवी पर सुनाया था, रेडियो पर मैं जाया करती थी। क्लास 4 में थी तब से मैं आकाशवाणी से जुड़ी हुई हूँ। आकाशवाणी के बालकुंज कार्यक्रम से लेकर युवाणी, फिर उसके बाद हिंदी वार्ता, ग्वालियर में ही, ग्वालियर आकाशवाणी में मैं जाती थी। लेकिन कवि सम्मेलन में इतने सारे लोगों के सामने कविताएं सुनानी है, तो ये जो अवचेतन में था ना डर कि ये लोग जो मेरे साथ के लोग हैं ये तो नहीं समझेंगे कि ये बिगड़ गई या क्या हो गया क्या नहीं हो गया। हम परिवार में, चूंकि हम 4 बहनें हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहनों को भी ऐसा कहने लगेंगे ये तो बिगड़ी हुई लड़कियों की बहन है, या ऐसे कुछ, पता नहीं क्या मन में ऐसे चल रहा है। एक छोटी सी चीज कितना मन में क्वेश्चन बना देती है, स्वाभाविक। लेकिन
हाँ, लेकिन हुआ क्या, मैंने ये डिसाइड किया कि जब मुझे निमंत्रण मिला है और मैंने किसी से सिफारिश तो की नहीं कि मुझे बुलाओ, हाँ जी, बिल्कुल। तो इन्होंने जब मुझे बुलाया है, मैं जाकर तो देखूं कैसा होता है कवि सम्मेलन, क्या होता है। तो मैं गई मंच पर, अच्छा वातावरण था, सब लोग बहुत अच्छे से मिले, बहुत अच्छे से कविताएं सुनाई गई। मैं जिस उस समय जैसा लिखा करती थी, मैंने सीधे सीधे जाके वो कविता सुनाई। उन्होंने मुझे 51 रुपए का एक लिफाफा दिया, तो मैं बड़ी हिचकने लगी कि मुझे ये क्यों, क्या दे रहे हाँ, हैं। जी। तो बोले नहीं, ये सबको दिया गया है, हम्म, आपको भी, आपने कविता सुनाई है इसलिए आपको ये इसका मानदेय दिया जाता है। मैंने हम्म, कहा अच्छा, इसमें पैसे भी दिए जाते अच्छा। हैं। हम्म, पैसे भी मिलते हैं। अरे तो मैं वाह। तो खुशी खुशी अपने घर आ गई। अगले दिन अखबार में फोटो भी छपी, पंक्तियां भी छपी। तो मैंने कहा, तो ये फिर मैंने सोचा कि कहीं मैं बिगड़ तो नहीं गई। हाँ, उसमें अपना मन में बिल्कुल वो चीज आ गई है कि तो लेकिन मैंने कहा मैं तो वही हूँ। इस घटना से ये हुआ कि मैंने जी, कभी किसी किसी की बात की, जो लोग इन चीजों की बुराई करते हैं ना, मैंने हाँ उनकी जी, परवाह नहीं की। और जैसे आपने कहा, ये अनुभव से ही होता है ये चीजें, जब तक अनुभव ही ना करें तो। और अच्छाई बुराई तो हर जगह है, दिनों रात हर जगह है, तो सही बिल्कुल। बात है। डर के बैठ जाना और उस चीज पे विश्वास कर लेना, वो तो ठीक नहीं है। अनुभव तो जीवन में जब हम आए हैं तो हमें हर चीज का अनुभव करना ही चाहिए। जैसे कि आप गए, मंच पे गए, और तभी तो हम आज आज आप देखिएगा, हम अगर उस वक्त ये चीज सोच के बैठ जाते तो आज हम इतने इतनी हाँ, इतनी खूबसूरत इतना इतना कवित्री और कुछ, इतना कुछ इतना हमें कुछ जो आज कहाँ समाज आपसे को, ग्रहण कर पाता पूरी बिल्कुल दुनिया, दुनिया नहीं, समाज और साहित्य जगत। बिल्कुल सारी चीजें जैसे आपने सुनाया भी, और गोष्ठी का आपका अनुभव रहा, फिर मंचों का अनुभव रहा, फिर कविता जैसे आपका मन किया होगा कि उसको मैं कहीं प्रकाशित भी करूं, जैसे कि अपनी कोई पुस्तक मैं इसके इस पर निकालूं, तो आपका मन कैसे हुआ होगा, कैसे आपकी पहली पुस्तक समाज को मिली होगी। ये कविताएं तो मेरी प्रकाशित होती रहती थी जी, समाचार पत्रों में। पहले भी जी, जी, मैं लिखती थी तो कभी कभी भेज दिया करती थी। और एक जी, पाठकों के पत्र आते हैं हर समाचार पत्र में, तो मैं बिल्कुल। पाठकों के पत्र में अपने पत्र लिखकर भेजती थी। हाँ, मुझे लगता था ये तो, कई बार ऐसे देखिए धारणा बनी हुई होती है ना, मैं आज अपने बहुत मन की बातें बताती हूँ जी। जी, कि जो रद्दी की टोकरी, कई लोग भी कहते हैं कि संपादक के पास रद्दी की टोकरी होती है और वो तो बिना पढ़े उसमें फेंक देते हाँ, हैं और ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फेंक देंगे रद्दी की हाँ, टोकरी में, भेजने में क्या जाता है। तो सही बिल्कुल। मैंने बात। तो पहला पत्र भेजा, लिख कर भेजा, और मेरा तो पहला ही छप गया उसमें। जो ओहो, पत्र मैंने भेजा था, पाठकों के पत्र जो होते हैं, तो जी। उसमें अलग अलग विषयों पर लिखे जाते थे। जी, कोई भी जो मुद्दा चल रहा है अभी उस समय करंट, तो उस पर लोग लिखकर भेजते थे। तो जी, मैंने लिखकर पोस्ट कर दिया, मेरा पहला ही छप गया। तो मैंने कहा इनके पास तो रद्दी की टोकरी नहीं है शायद, इन टोकरी अखबार नहीं वालों है। के पास। जी, आपने सारे चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं दुनिया में जो भी आपको दिए गए हैं, ये बहुत अच्छी क्योंकि बात है। हम्म, क्योंकि जब मैं आकाशवाणी में जाती थी और रेडियो सुनती थी, तो रेडियो में बहुत सारे लोग पत्र भेजा करते थे। और उस जी, पत्र में ये लिखते थे कि मेरा पत्र रद्दी की टोकरी में मत फेंक हाँ, दीजिएगा, मेरा पत्र अवश्य पढ़िए। जब भी हम रेडियो सुनते, बिना का गीतमाला सुना करते थे, सब लोग सुनते होंगे। जी, तो जी, उस समय के लोग ऐसे ऐसे पत्र वो भी पढ़ते थे बीच बीच में कि जी, इन्होंने ऐसा लिखा है कि आप रद्दी की टोकरी में मत फेंक दीजिएगा। तो मैंने कहा इनके पास तो रद्दी की टोकरी नहीं है। फिर मैंने जो जो भी उनको मुद्दे पर लिखकर भेजा, तो मेरे जहाँ जिस समाचार पत्र में भेजा, दो प्रमुख थे वहां, दैनिक स्वदेश और दैनिक भास्कर। जी, दोनों में मेरे पत्र प्रकाशित होते थे। कभी मैंने कोई लेख लिखकर भेजा तो वो भी मेरा प्रकाशित हो गया। जी, जबकि मैं उनके दफ्तर में कभी नहीं गई, जी, जी, मिलने कभी किसी से नहीं गई, किसी से भी, किसी पत्रकार से या उनके दफ्तर में गई हूँ देने के लिए, अपने हैंड टू हैंड देने कभी नहीं गई। मैंने जी, पोस्ट ही किया हमेशा। तो जी, इस तरह छप गया, तो मैं अपनी कविताएं भी भेज देती थी, वो छप जाता था। पहले संग्रह की बात बताती हूँ। जी, पहला संग्रह इतना, उसका छपने का इस तरह से है कि मुझे जाना था इंग्लैंड। अच्छा, जी, इंग्लैंड बल्कि 5 देशों में जाना था, और जी, मेरा कोई संग्रह नहीं था। इंग्लैंड, पोलैंड, ट्रिनिडाद टोबैको, सूरीनाम, और एक जगह और थी कोई। तो जी, वहां जाना था मुझे, तो वो आईसीसीआर की तरफ से। अच्छा। अब मेरा कोई संग्रह प्रकाशित नहीं था, तो मैंने डॉक्टर कुंवर बेचैन जी से कहा, डॉक्टर साहब मेरा कोई संग्रह प्रकाशित नहीं है और अभी मुझे जाना है आईसीसीआर की ओर से, तो और शायद 15 या 20 दिन बाद ही जाना था। तो जी, मैं इतने जल्दी कैसे संग्रह प्रकाशित हो सकता है, क्या आप सुझाइए कोई, कैसे प्रकाशित कराऊं। जी, आपने बोला था कि विदेश में कभी जाना हो तो अपना संग्रह लेके जाना।
तो मैंने कहा कि लेकिन इतने जल्दी कैसे छपेगा? बोले नहीं कोई बात नहीं कीर्ति जी, मैं प्रयास करता हूँ। और जी। बस उन्हीं के प्रयास से मेरा पहला संग्रह छपा। अरे वाह। मैंने कहा कि अब वो बोले आप पांडुलिपि तैयार कीजिए। सबसे बड़ा हेडेक मुझे लगता है पांडुलिपि तैयार करना। सही बात है। कविताएं एग्जाम की तरह। कविताएं तो लिखी हुई होती हैं, जी लेकिन कविताएं टाइप भी नहीं थी, सब अलग अलग डायरियों में लिखी हुई थी। मैंने बिल्कुल। सबको इकट्ठा करके फिर उन्होंने अनिल असीम जी से, अनिल असीम जी अब नहीं जी। है, तो हाँ। उनसे कहा, उनका प्रकाशन था, हाँ तो सीन। उनसे कहा कि आप उनसे ये कर देंगे आपका सारा काम। तो अरे मैंने अपनी पांडुलिपि उनको दी। डॉक्टर साहब ने 2 दिन के अंदर उसकी भूमिका लिखी वाह। और इतनी अच्छी भूमिका लिखी, और अनिल असीम जी ने 10 दिन में मेरी किताब अरे वाह। प्रकाशित करा दी। मैंने वाह। नीरज जी से कहा कि नीरज जी आप भी कुछ आशीर्वचन लिखकर भेजिए, तो मैं अपनी पांडुलिपि भेजती हूँ। तो देखिए बड़े लोग तो बड़े ही होते हैं। नीरज जी ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपके गीत सुने हुए हैं, मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। अरे उन्होंने इतना अच्छा आशीर्वचन लिखा है कि आप कभी मेरा संग्रह पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। कुंवर जी ने बहुत अच्छा लिखा। रामदरस मिश्र जी जो गीत का बहुत बड़ा नाम, साहित्य के बहुत बड़े नाम, तो उनसे मैंने आग्रह किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है अगले दिन आप आ जाइए और ले जाइए, मैं लिख कर रख लूंगा। क्या बात तो है। उन्होंने जी। लिख कर दे दिया। ऐसे करके सबके प्रयास से मेरा पहला संग्रह हिरनीला मन 10 दिन में मेरी किताब मेरे पास छप के आ गई। अच्छा। संग्रह। गीत संग्रह। गीत जी। संग्रह। और जब पहली पुस्तक की बात आई है तो फिर जरूर आपके मन में ये बात भी आ रही होंगी कि जब भी कभी आपको एक पहला पुरस्कार मिला होगा जिससे आपको आत्मिक सुख बहुत मिला हो, जरूरी नहीं कि पुरस्कार एक जी, बड़े बड़ा उसमें हो, लेकिन उसमें हो। आपके मन के लिए जो सबसे बड़ा हो, ऐसा कोई पुरस्कार आपको याद हो अपने काव्य क्षेत्र में? यदि कुछ कब कैसे रहा और आज तक आपको कभी कभी मीठी यादें आती हो कि कम से मंच जुड़े? पे जाना एकदम अभी तक हाँ। याद है, उस तरह से ही कुछ। देखिए मैं बताऊं, उसे हम पुरस्कार कहें तो वो पुरस्कार है, और ना समझे तो नहीं है। जी जी। बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि जब मैं पोलैंड में थी, जी। इसी जो जिस यात्रा का के जिक्र मैंने दौरान। किया, हाँ जी। जी वहाँ पोलैंड में जब कविता पाठ मैं कर रही थी, हमारे साथ में श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और आईसीसीआर के मधुप मोहता जी, हम 3 लोग गए थे। अच्छा। और वहां जाना भी मेरा एकदम से अप्रत्याशित रूप से हुआ कि मेरा नाम किसने वहां सुझाया, मैं किस तरह से गई एकदम से एक साथ 4-5 देशों में। जी। बड़ी बात है जी। लेकिन मैं गई भाई। और वहां जब मैं पोलैंड में कविता पाठ कर रही थी, तो एक श्रोता खड़े होकर ये बोला, कीर्ति जी आप वो पंक्तियां सुनाइए जो आपने दुबई में सुनाई थी। वाह। तो मुझे लगा ये दुबई वाले श्रोता यहाँ कैसे आ गए हाँ पोलैंड कैसे। में। सही बात है, बहुत तो बड़ा। हाँ, एक वो है अनुभव। जी। सही बात। और उस समय तो ये सोशल मीडिया भी नहीं था, हाँ जिसके कारण कविताएं इधर मतलब लोगों तक इतने अधिक पहुंचे। और जी। मैं कोई बहुत इतनी बड़ी कवयित्री भी नहीं थी, आज भी नहीं हूँ, लेकिन उस समय मुझे ये इतनी बड़ी बात लगी। और इसे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी तो हमेशा उद्धृत करते हैं इस बात को कि इनके श्रोता तो देश विदेश में फैले हुए हैं। पोलैंड में जब ये कविता पढ़ रही थी तब एक श्रोता ने ये कहा कि आपने दुबई में जो पंक्तियां सुनाई थी वो वो यहाँ पर सही सुनाई। सुनाइए। बात है। सही बात है, ये बहुत सबसे बड़ा बहुत बड़ा, पुरस्कार है, हाँ, बहुत बड़ा बड़ी बात है। पुरस्कार है। सही बिल्कुल। सही बिल्कुल। और जब आपने वहां की बात की है, दुबई आपने काव्य पाठ किया, हॉलैंड, और अभी आपने 5 देशों की बात की, तो पूरा आपको एक अनुभव जो रहा होगा काव्य जगत का, वहां से यहाँ तक की जर्नी के बारे में जो भी है, आप उसको भी कुछ थोड़ा आज तक मतलब जितना भी आपका काव्य यात्रा रही है तो उसमें आपको अपने साथी जो कवि लोग हैं उन सब से किस तरीके का अनुभव रहा? खट्टे मीठे अनुभव तो होते ही हैं, लेकिन जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो, पूरी ऐसे किस यात्रा तरह में जो पूरी, भी हाँ, आपकी काव्य कुछ भी यात्रा आप। में? हाँ जी सुना। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं प्रगीत जी और भावना जी ये मानती हूँ कि आप जैसे होते हैं वैसे लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। जी। और जो सही। आपके आपके मन माफिक नहीं होते हैं वो धीरे 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 अलग हो जाते हैं। हटते चले जाते हैं। ये ये बात। व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपने साथ अपने आसपास कैसे लोगों को रखे या जी कैसे लोग उसके साथ रहें। तो जी। हमेशा अच्छे ही लोग रहे। मुझे तो कभी कोई बुरे लोग मिले नहीं। जो बुरे एक आध बार जिन्हें जिनके बारे में मुझे बुरा भी लगा तो वो धीरे धीरे हटते चले गए।
हाँ जी, अपने ये आप। बात आपने अच्छी बात कही है। सही बात है। तो बहुत लोग थे। मैं जब जब मैं कविता के कवि सम्मेलन के मंचों पे आई थी, तब ग्वालियर का एक क्षेत्र था, जैसे मैंने बताया। जी जी और उसके बाद धीरे धीरे आगे आगे लोग बुलाते चले गए। माउथ पब्लिसिटी हुआ करती थी तब। एक हाँ, कहीं ने किसी ने सुना तो उसी ने किसी और को बताया, उसने अच्छा किसी और को बताया, तो ऐसे कर करके जी और लोगों तक फैल गया। 1991-92 तक मैं देश के लगभग बहुत सारे काव्य मंचों पर जा चुकी थी, जी। और अनुभव मेरे साथ था। मेरे पिताजी मेरे साथ जाया करते थे, अच्छा और उनका बड़ा सपोर्ट मुझे रहा। अन्यथा अगर परिवार के लोग नहीं सपोर्ट करते तो हो सकता है कि मैं बाहर नहीं जाती, सही बात केवल है। ग्वालियर में ही रह जाती। लेकिन जी मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया, बढ़िया। और वो मेरे साथ जाते थे। तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं कवि सम्मेलन की, वो वैसे ही मुझसे दूर हो गई। वैसे ही तो सही करोगे। बात है। बहुत अच्छी बिल्कुल। बात कही आपने। हाँ, आपको एक कवच कवच साथ बिल्कुल में बिल्कुल, रहा तो हाँ, बड़ी बात बहुत अच्छी होती है। बात कही आपने सच जी में। जी तो वो जी। पहले ही दूर हो गई। और जी उसके बाद मेरा स्वभाव कुछ इस तरह से था कि मैं बहुत कम बोलती थी। आज भी एकदम से मैं किसी से बहुत ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ, अब तो काफी चेंज हो गया है। जी लेकिन फिर भी क्योंकि मैं बहुत कम बोलती थी और निरीक्षण बहुत करती रहती थी उस समय भी, जी कि क्या चल रहा है सब दूर, कैसा लोग बात कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बात सही उठ रहे हैं। बात है। क्योंकि मुझे सीखना था सबसे। मैं किसी से कहकर तो सीख नहीं सकती थी, अपने बिल्कुल। सही बात। अवलोकन से ही सीख सकती थी। तो जी वैसे ही तो अच्छे लोग मुझे बहुत मिले। जैसे मैं बताऊं, प्रारंभ में श्री सोम ठाकुर जी, जो कि ग्वालियर बहुत आया करते थे, उनकी जी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो बिल्कुल। वो जिस तरह से मंच पर प्रस्तुति देते थे, उसको भी मैंने बहुत ध्यान से देखा। उनकी कविताओं पर तो, चूंकि मैंने गीतों पर काम किया है, तो गीत बहुत पढ़े हैं, बहुत जी सारे डायरी में उतार रखे थे उनके गीत। तब उनका कोई संग्रह प्रकाशित नहीं था, तो अच्छा मैंने उनसे सुनकर ही उनके अपनी डायरी में उतार रखे थे, उन्हीं को मैंने उद्धृत किए अपने शोध ग्रंथ में। वाह, ऐसे ही डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, उनसे भी मैं बहुत प्रभावित रही। इसलिए प्रभावित रही कि बहुत सरल सहज व्यक्ति, इतना इतने अध्ययनशील, इतने मननशील, और जैसे अंदर वैसे बाहर। जी उन्होंने कभी ऐसा नहीं रखा कि अंदर से तो किसी के प्रति बहुत दुर्भावना रख रहे हैं और बाहर से बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं। जी ये बात उन्होंने अगर किसी का दिल नहीं दुखाया तो उसको चुपके से बता भी दिया कि आपकी ये चीज खटकने वाली है। जी। जी तो इस तरह से वो बहुत प्यार से भी समझा देते थे हर किसी को। सही बात। हाँ, तो ये मन में। उनमें बहुत बड़ा गुण था। जी सही कहा आपने, जी बिल्कुल मन में नहीं रखा कभी जो चीज है। वो एक जैसे शीशे की तरह स्वभाव कहते हैं, हाँ ये जी हमने भी हाँ महसूस किया उनका। हमेशा बहुत ज्यादा पारदर्शिता थी इस चीज में उनकी जी के लिए। और बहुत। वो क्या, एक बात और बताऊं मैं उनके बारे में, कि वो अपने बड़ों से तो आदर के साथ मिलते ही थे, लेकिन जो उनसे कनिष्ठ हैं उनसे भी बड़ा उनका दोस्ताना व्यवहार रहता था। हाँ जी तो हर कोई अपने मन की जिज्ञासा को उनके सामने रख सकता था। ये ऐसा बात नहीं लगता था। यात्राओं में हम कभी जाते थे, मैंने तो बहुत यात्राएं उनके साथ की हैं, बिल्कुल। जी तो वो बिल्कुल हम लोगों में ऐसे घुल मिल जाते थे। फोटो खिंचाना है तो झट से वो आएंगे, और कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ऐसे बहुत प्रोत्साहित करते थे। और जब हम मंच पर जाते थे, तब जी वो उनका अलग रूप ऐसा होता था कि श्रोता कहते थे, नहीं कुंवर जी को सुनना है, कुंवर जी को सुनना है, कुंवर जी को सुनना है। तो हमें लगता था कि हम इतने बड़े व्यक्ति के साथ इतना मजाक भी कर लेते हैं, हाँ इतना जी सही। बोल भी लेते हैं। जी और फिर वो मंच पे उतरेंगे, फिर वो बोलते थे कि ठीक सुना दिया मैंने। ठीक सुना मैंने दिया। कहा ये वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये ठीक हाँ सुना जी, दिया। ये हमेशा। तो इस तरह का उनसे बहुत प्रोत्साहन मिला, जी और उनकी कमी तो कभी पूरी की नहीं जा सकती। सही कि बात। ऐसे व्यक्ति बहुत कम आते हैं दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया में हलचल मचा जाते हैं। तो अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने इतनी हलचल पैदा कर दी है कि कहीं पर भी कवि सम्मेलन आज की डेट में होता है, तो ऐसा कोई कवि सम्मेलन नहीं होगा जहां कुंवर बेचैन जी की उपस्थिति नहीं होगी, उनकी पंक्तियां नहीं कही जा रही होंगी। कोई सही नाम लेकर बोलेगा, कोई बिना नाम लिए हुए बोलेगा, लेकिन या तो संचालक या उपस्थित कवियों में से कोई न कोई व्यक्ति उनकी पंक्तियां उद्धृत अवश्य करेगा। तो ऐसे कवि जो हमेशा उद्धरणीय रहे हैं, वो कभी जा ही नहीं सकते।
सही वो कहा, हमेशा साथ रहेंगे। बिल्कुल। सही कहा, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बस उनकी यादों को, उन चीजों को लेकर ही हम, अब जैसे आप तो उनके साथ मंचों पर रहे हैं, वो सब एक जुड़ाव सा महसूस होता है। अब आप जैसे जुड़े हैं कविताओं से, पापा जी जुड़े हैं कविताओं से, तो वो एक अलग ही चीज बनती जाती है। जनमानस से जुड़ पाते हैं और अपनी बातें और सही, दूसरे के दिल की बातें अपनी लेखनी से लिखने में हर आदमी जुड़ाव महसूस करता है। जैसे बिल्कुल। अक्सर हम कहते भी हैं कि हमें कभी ये नहीं लगता कि हमारा परिवार छोटा था। पापा जी की वजह से आप सब लोग हमारे परिवार में बड़े भाई बहन हर रूप में, हमें हर हर तरह के रिश्ते मिले। जैसे लोग कहते हैं कि पापा जी का परिवार नहीं था, माता पिता नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद अर्जित की ये सब चीजें अपने स्वभाव से और उससे। आज हम अपने आप को उनकी अनुपस्थिति में भी ये मानते हैं कि आप सब हमारे साथ हैं। तो एक बड़ा परिवार नजर आता है कि जो हमारे लिए वो छोड़ कर गए हैं। ये बात सही है। जब भी छटपटाहट होती है इस तरह की कि एक पापा नहीं है, उस चीज को जैसे ही लेते हैं और आप सब लोगों से मिलते हैं जो आप उनके साथ जुड़े हुए थे, तो एक बहुत क्लोज कांटेक्ट फील होता है कि नहीं है, आप सब में है, यहाँ है। तो वो चीज थोड़ा जीने के लिए आगे हिम्मत देती है। जैसे कि बीच में सब रुक ही गया था, हम कुछ भी नहीं करते थे, लाइव नहीं आना है, कोई प्रोग्राम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन शुरू होते थे रोना शुरू हो जाता था और दिल टूटता था, हिम्मत ही नहीं आती थी कि कुछ करें। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे अभी भारत आना हुआ, आप सब लोगों से मिले, तो मिलने के बाद एक ऐसा फील हुआ उस टाइम, उस प्रोग्राम में भी जो स्मृति सभा रखी गई थी 5 दिसंबर को, तो उसमें ऐसा लगा कि यहाँ है पापा, यहाँ है, इसमें है, इसमें है। तो वो चीज एक कनेक्ट जो बहुत अच्छा सा हुआ है, उस चीज को हम जब भी दुखी होते हैं तभी हमें लगता है, हम उनसे बात करते हैं तो लगता है बहुत कि पापा बदलाव सब देखा। जगह है। हम जब गए थे तब जितना टूटे हुए गए थे, आने के बाद हमें आप सब लोगों के स्नेह और उन चीजों से ना बहुत एक हिम्मत मिली। वो कमी तो आज भी है जो है, लेकिन उस समय हमारे और टूटन थी मन में कि हम पहुंच नहीं पाए सब चीजें। लेकिन आप सब लोगों को मिलके एक इतना बड़ा परिवार लगा कि हम अकेला अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ तो इतने सारे भाई बहन, हर रिश्ते पापा जी बना कर गए हैं, छोड़ कर गए बहुत हैं। बड़ा संसार तो एक छोड़ हिम्मत के गए हैं। रहती है भी। और एक चीज मन में और जरूर आती है कि जिस तरह आपने बताया कि बचपन में और जब आप आगे आपने मंच पर अपनी यात्रा शुरू करी तो आपके पिता का सहयोग मिला, उसके बाद विवाह के बाद आपका क्या अनुभव रहा और अब आपको किस तरीके का परिवार की तरफ से आपको लगता है कितना सहयोग मिल पाता है, और आगे आपकी इसी परंपरा को आपको क्या लगता है परिवार आगे किस तरह लेकर जाएगा? प्रगीत जी और भावना जी, मैं बड़ी अपने आप को सौभाग्यशालिनी मानती हूँ कि जब मैं ग्वालियर में रहती थी माता पिता के साथ में, उस समय भी मुझे पूरा सहयोग मिला, पूरा सपोर्ट मिला, क्योंकि हमारी तो भाषा भी मराठी है। मेरी मातृभाषा मराठी है, तो हमारे परिवार में तो मराठी बोली जाती है और अभी भी हम लोग घर घर के अंदर मराठी में बात करते हैं। तो लिटरेचर भी पूरी की पूरी तरह से, जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी लिटरेचर आता था वो मराठी में आता था। बस केवल धर्मी युग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ऐसी बड़ी बड़ी पत्रिकाएं जरूर हिंदी की हमारे यहाँ आती, अखबार हिंदी का आता था, लेकिन क्योंकि पूरा परिवेश मराठी का ही था। और विवाह, लेकिन फिर भी मेरे चूंकि पिताजी और मेरी माँ हमेशा ये सोचती थी, क्योंकि हम लोग 4 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है कोई, तो वो कहती थी कि हमारी 4 बेटियां हैं, हमारे 4 बेटे हैं, इनके अंदर जो भी कुछ है, जिसमें जो प्रतिभा है, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जब मेरा विवाह हुआ, तब श्रीकांत जी से मेरा विवाह हुआ, श्रीकांत काले जी से। इनके परिवार के लोगों को भी पता नहीं था कि कवि सम्मेलन क्या होता है, और बताया अवश्य था मेरे पिताजी ने कि ये कवि सम्मेलन में जाती हैं। उन्होंने टीवी पर देखा था कवि सम्मेलन, 26 जनवरी 15 अगस्त को जो आया करता था, लगा होगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दूरदर्शन में या रेडियो पर साल में 1 आध बार कार्यक्रम होता होगा, ठीक है, अच्छी बात है, ये तो कवि सम्मेलन में जाते हैं। तो उन्होंने इतना गंभीरता से नहीं ली उस बात को। लेकिन जब विवाह हो गया उसके बाद मेरे पास निमंत्रण भी आने लगे। कई दिनों तक तो, चूंकि मेरा पता बदल गया था, फोन नंबर भी नहीं था उस समय, फोन नंबर, दिल्ली में आ गई थी मैं ग्वालियर से, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को पता चला तो निमंत्रण मेरे पास आने लगे, पत्र से भी आने लगे, फिर फोन लग गया घर में तो फोन से भी आने लगे। तब इन्हें लगा कि इतने सारे निमंत्रण आते हैं। लेकिन हाँ, ये परिवार बहुत ही पॉजिटिव सोच के लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो इन्होंने कहा कि कोई ठीक है, हम चलते हैं साथ में। पहले पिताजी जाते थे साथ में,
तो फिर श्रीकांत जी मेरे साथ गए कुछ दिनों तक जी और मुझे भी अकेले जाने का अभ्यास नहीं था। जी सही तो वो मेरे साथ गए, उन्होंने सारा देखा, पूरा वातावरण देखा क्या है, उनको लगा होगा कि उनकी पत्नी का काफी सम्मान है या जो भी कुछ जी उन्हें लगा होगा। बिल्कुल। जी सही बात फिर है। उन्हें भी अपने ऑफिस का बहुत सारा काम रहता है, हाँ जी तो फिर धीरे धीरे मैंने भी हिम्मत की कि मैं अकेली जाऊं जी और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे साथ में मेरे इन लॉज भी रहते हैं, जी तो उनका वो भी काफी साल बीमार भी रहे बाद में, तो जी उनके साथ भी उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए मैंने भी अपने परिवार को संभालते हुए और अपना ये काम भी जारी रखा, लेखन का भी और कवि सम्मेलन में जाने का भी। धन्यवाद। जी जी। तो बस चलिएगा। जैसे अभी ये वैसे अजीब सी बात है कि मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी प्रिय रचना, क्योंकि हर लिखने वाले को, हर कवि को, हर कवित्री को बहुत अपनी सारी ही रचनाएं सबसे प्रिय होती हैं, लेकिन अंत में बस यही मैं आपसे, मैं और प्रगीत और हमारे सारे दर्शक भी यही पूछना जरूर चाहेंगे, और अगर आप चाहेंगे गुनगुनाना सुनना भी जरूर चाहेंगे कि अपनी प्रिय रचना जो आजकल आपको बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो कविता है, नवगीत है, गीत है, गजल है, कुछ भी आप हमें भी और अगर हमारे दर्शकों को सुनाएंगे तो ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात होगी हम सबके लिए। मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे भावना जी आपने कहा ना कि सभी रचनाएं प्रिय होती हैं, ऐसे मुझे भी मेरी सभी रचनाएं प्रिय हैं। बिल्कुल मैं अपनी एक बहुत पुरानी गजल सुनाती हूँ जी और बहुत इसी गजल से मुझे बहुत लोकप्रियता मिली। जी बाद में मैंने गजलें सुनानी बंद कर दी, लगभग बंद कर दी, कभी कभी सुना देती थी। वो जी इसलिए उसके पीछे भी एक कारण था। जी उसका कारण ये था कि मंच पर अधिकांश गीतकार गजलें सुनाया करते थे जी और गीत बहुत ही कम सुनाते थे। अच्छा तो मुझे ये लगा कि धीरे धीरे मुशायरों में तो गजलें हो ही रही हैं, बिल्कुल सही जी बात कवि है। सम्मेलन के मंचों पर भी गीतकार गजलें सुना रहे हैं, जी हाँ तो जी, हमारा गीत कहाँ जाएगा फिर। कहा सही जाएगा, बात। बहुत सही बात कही आपने। इसलिए मैंने गजलें बहुत कम कर दी और गीत ही सुनाने लगी। अच्छा मैंने गजलें बहुत लिखी हैं और लेकिन मैंने सुनाई नहीं, बहुत कम सुने। पहली मुझे जो लोकप्रियता मिली मेरी गजल की वजह से ही मिली, अच्छा जी वही मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए, जी अपने दर्शकों को भी सुनाती हूँ। स्वागत है। लड़कियों की जिंदगी पर मेरे शेर हैं इसमें। जी स्वागत। कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी। ये मैंने तभी लिखी थी जब मैं जिसकी घटना मैंने आपको बताई ना, जो उहापोह चल रही थी मेरे मन में। मंच पे जाने इतनी से पुरानी पहले की ये गजल है। बिल्कुल कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। और ये शेर सुनिए कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, ये रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, एक अनजाना सफर है लड़कियों की वाह जिंदगी। क्या बात है। और ये शेर बड़ा नाजुक सा कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे। वाह अब आप कनेक्ट कर पाएंगे इससे वो घटना तो सुनकर कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है वाह लड़कियों की जिंदगी। बहुत खूब। बहुत अच्छे। और है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, ये है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, आज की ताजा खबर है लड़कियों की जिंदगी। और जो शेर मुझे सबसे अच्छा लगता है इस गजल का, वो सुनिए कि एक खुश फहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग,
कि एक खुश फहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, उसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी, क्या बात है। उसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी। और गजल का आखिरी शेर कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, क्या बात है। कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों की जिंदगी। बहुत सुंदर और गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। वाह क्या कहने। बहुत सुंदर, एक एक शेर बिल्कुल चुनिंदा कहेंगे हम, और बहुत ही सुंदर। काफी आजकल मैं एक गजल दोबारा से पढ़ने लगी हूँ, उसके केवल एक शेर मैं आपको सुनाती हूँ। मतलब ये है, क्योंकि मैंने कहा बहुत लंबा गैप हो गया, बहुत लोग ये जानते भी नहीं है कि मैं गजलें भी कहती हूँ। तो मैंने एक गजल अभी प्रारंभ की, कई मंचों पर सुनाई उसको। जी। याद कोई करता है हिचकियां बताती हैं, वाह 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 क्या बात है। कि याद कोई करता है हिचकियां बताती हैं, कौन पास कितना है दूरियां बताती हैं। क्या कहने। बहुत सुंदर। और धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, क्या कहना। कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, दिल की बात आँखों की खिड़कियां बताती हैं। क्या कहने, क्या गजल का शेर है। ये गजल मैं आजकल सुना रही हूँ और मंचों पर कवि सम्मेलन में बहुत पसंद की जा रही है। आपकी लेखनी को नमन है, और ऐसे ही आगे आप हमारे को इसी तरह से काव्य के रस में सरोवर करते रहे और समाज को भी, और इतना अच्छा सब। और सबसे बड़ी बात है कि आप जुड़े, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम धन्यवाद तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन दिल गदगद हो गया जैसे आपने बचपन से लेके और यहाँ पूरी जर्नी आपने बताई, और एक एक चीज बैठ गई है हमारे भीतर की कैसे आपने जूझते चले गए, एक डर से आपने विजय पाई और कहाँ से कहाँ, और वो सारी चीजें आपको क्या क्या सिखाती गई। तो ये हम जैसे के लिए और जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं जो कुछ डर से पीछे हट जाते हैं, वो उनको भी सीखने को बहुत कुछ आज मिला होगा। तो इसी के साथ हम आपको मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपका समय क्योंकि बहुत कीमती है, हम और हमारे दर्शक तो और 2 घंटे बैठे आपको सुनते रहेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि इतना भी नहीं सोचना चाहिए जितना आपने वक्त दिया, उसी में हम जानते हैं आपकी वक्त की कीमत। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और कई सारी पुरानी चीजें जो मन में थी वो बाहर निकल कर आई। बहुत आपका आभार करना चाहेंगे, बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं दोनों की। तो दर्शकों, श्रोताओं, आप सुन रहे थे अभी डॉक्टर कीर्ति काले जी को। अब डॉक्टर कुंवर बिचन स्मृति न्यास ऑस्ट्रेलिया एवं ऑस्ट्रेलियांचल पत्रिका दूसरा प्रोग्राम आपके सामने जब लेके आएगी, आपको उसको सूचना दी जाएगी। तब तक के लिए हम सब आपसे विदा लेते हैं। तेरी हर बात चलकर तक के लिए धन्यवाद जी, धन्यवाद।